आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलाइसिस और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ग्लाइकोलाइसिस इज़ द कॉमन पाथवे ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन इन ऑल सेल। ओके, तो ये आप कह सकते हो एक तरह से कि जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो सारे सेल में होता है, तो उसके वजह से ग्लाइकोलाइसिस भी सारे सेल में होती है। ठीक है, तो ये एनारोबिक पाथवे और एरोबिक पाथवे दोनों में परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि इसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, देन इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, उसको 2 पायरुवेट में तोड़ा जाता है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में तोड़ा जाता है, जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम कहेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस इज द breakdown of glucose into the 2 molecule of pyruvate। ओके, यहाँ पे हमने देख लिया कि ये एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन दोनों में परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस को हमने क्या किया है कि 2 फेज में कन्वर्ट किया है। पहले फेज को हम लोग कहते हैं प्रिपरेटरी फेज और दूसरा फेज कहलाता है पे ऑफ फेज। ओके, तो पहला जो 5 स्टेप है, तो ग्लाइकोलाइसिस में टोटल कितने स्टेप होते हैं? 10। तो जो पहला 5 स्टेप है उसमें ग्लूकोज को एक्टिवेट किया जाता है बाय द यूजिंग एटीपी। एटीपी एक एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है। कहाँ कहाँ पे हम लोग एटीपी का यूज़ करते हैं? सबसे पहले जब हम लोग ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं, उस टाइम एक एटीपी यूज़ होता है और वो क्या करता है, वो फॉस्फेट देता है। सेकेंड टाइम हम लोग फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक और फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ा जाता है फ्रुक्टोज के फर्स्ट कार्बन पे। तो यहाँ फिर से एक बार एटीपी का यूज़ होता है। ठीक है, एक बार हम लोग क्या करते हैं कि इसके बाद और एटीपी का यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल को 3 कार्बन मॉलिक्यूल के 2 कंपाउंड में तोड़ा जाता है, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट बोलते हैं। और ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ओके, तो अगर आपको कोई पूछे कि जो इंटरमीडिएट क्या बनता है ग्लाइकोलाइसिस में, तो आप बताओगे कि वो 3 कार्बन का होता है। पहला ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। उसके बाद यहाँ पे सिंपली एक स्टेटमेंट दिया गया जिसमें बताया गया कि 2 एटीपी कंज्यूम होता है, इसलिए इसको इन्वेस्टमेंट फेज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पे ऑफ फेज। तो पे ऑफ फेज में क्या होता है कि एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो लास्ट 5 स्टेप में जो जो 2 इंटरमीडिएट कंपाउंड बने थे ना, उसका ऑक्सीडेशन होता है इनटू द पायरुवेट। यहाँ पे क्या बनता है कि NADH प्रोड्यूस्ड होता है एट द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज स्टेप। सारा स्टेप हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे गाइस, बस अभी हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं। देन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है बाय फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज और पायरुवेट काइनेज, जो जनरेट करता है एटीपी। तो टोटल कितना एटीपी का फॉर्मेशन होता है? 4 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यूज़ हम लोग कितना किए थे? इससे पहले हम लोगों ने 2 एटीपी का यूज़ किया था, तो टोटल हमें 2 एटीपी का प्रॉफिट होता है। ओके, तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जब भी होगा तो वहाँ पे क्या बनेगा? एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वी गेट 2 पायरुवेट, 2 एटीपी एंड 2 NADH। ने ये देखना है कि जो फर्स्ट स्टेप है, जिसमें आप लोग टोटल कितना स्टेप है? 10 स्टेप है, देख सकते हो। फर्स्ट स्टेप जो है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया गया है और यहाँ पे एक एटीपी का यूज़ हुआ है। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बनता है तो एक एटीपी को कहाँ? ग्लूकोज के 6 कार्बन में लगाया जाता है और यहाँ पे एंजाइम यूज़ होता है हेक्सोकाइनेज। ओके, उसके बाद फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज के हेल्प से सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे केवल क्योंकि आइसोमराइजेशन हो रहा है तो यहाँ पे एटीपी का यूज़ नहीं हुआ है। नेक्स्ट गाइज हम लोग यूज़ करते हैं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज और यहाँ पे फिर एटीपी का एक यूज़ होता है और वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है
और हम लोग फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके उसके बाद यहाँ पे 2 इंटरमीडिएट बनता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसका ये दोनों जो है ना वो इंटर कन्वर्जेबल है, आइसोमेरेज के हेल्प से ये इंटर कन्वर्ट हो सकता है। 6th स्टेप में गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज का यूज़ किया गया है, जिससे कि 2NAD जो है वो कन्वर्ट होता है 2NADH में और 2 हाइड्रोजन रिलीज होता है। तो ये यहाँ प्रोसेस है जहाँ पे हमें NADH मिलता है, ठीक है। उसके बाद 7th स्टेप में आप देख सकते हो फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। ये फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज क्या करता है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से एक फॉस्फेट ग्रुप को हटा देता है और 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है और 2 ATP से हमें क्या मिलता है, 2 ATP मिलता है। ओके उसके बाद आप बोलोगे कि एक फॉस्फेट हटाया तो 2 ATP कैसे बना, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जो मॉलिक्यूल है ना, जो 4th नंबर पे आपको इंटरमीडिएट मिला है, ये दोनों मॉलिक्यूल ही इंटर कर रहा है। तो आप इसको एक स्टेप नहीं समझ के 2 चल रहा है ऐसा समझो, क्योंकि एंड में एक पायरुवेट नहीं बनता है, एंड में कितना पायरुवेट बनता है, 2 पायरुवेट बनता है, ठीक है। तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। फिर फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज से हम लोग 3rd नंबर पे जो फॉस्फेट होता है ना उसको 2nd नंबर पे ले आते हैं और ये बनता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ओके फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट से एनोलेज रिएक्ट करता है और एक वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज़ होता है यहाँ पे और इससे बनता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज किस स्टेप पे होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो हम कहेंगे 9th स्टेप में और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एनोलेज। तो 10th स्टेप में आप देखोगे कि PEP जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट काइनेज और यहाँ पे 2 ATP बनता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो गाइज अगर आपको ये वाला जो स्टेप्स है ये पूरा आपको याद करना है तो आप बार बार लिख के याद कर सकते हो, ठीक है। इससे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रेगुलेशन बताइए क्या है। तो देखो 3 एंजाइम्स हैं जो रेगुलेट करते हैं, 3 एंजाइम्स हैं बेसिकली जो रेगुलेट करते हैं। सबसे पहला तो होता है एक्सोकाइनेज। स्टेप 1 जो कैटालाइज किया जाता है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हेक्सोकाइनेज की हेल्प से, वो प्रेजेंट होता है एंजाइम इन द टिश्यू। और ग्लूकोकाइनेज कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द लीवर एंड पैनक्रियाज। तो ये सेंस करता है अगर लीवर में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या टिश्यूज़ में बढ़ेगा तो ये सेंस करेगा हेक्सोकाइनेज और फिर एक्टिवेट हो जाएगा तो ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाएगा। देन फॉस्फोफ्रुक्टोज काइनेज 1, ये जो स्टेप 3 में प्रेजेंट होता है ये रेट लिमिटिंग एंजाइम इसको कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द रेट विच इज़ द रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो आप बताओगे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 या PEK1, ठीक है। ये रेगुलेटेड होता है बाय द ATP। साइट्रेट एक ऐसा सबस्ट्रेट है जो कि इसका इनहिबिटर की तरह काम करेगा, जबकि AMP, ADP और फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट इसका एक्टिवेटर होता है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर सेल में AMP, ADP और फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो एक्टिवेटर की तरह काम करेगा, और अगर साइट्रेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो इनहिबिटर की तरह काम करेगा। ओके पायरुवेट काइनेज स्टेप 10 में यूज़ होता है। ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है और ATP का प्रोडक्शन करता है। तो ये भी एक रेट लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि एट द एंड अगर पायरुवेट काइनेज नहीं होगा तो पायरुवेट का फॉर्मेशन नहीं होगा।